हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मैल्स में। आज हम लेके आए हैं बिहार दरोगा के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिहार स्पेशल। जो कि बिहार स्पेशल एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो हम बिहार स्पेशल में बिहार हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी और बिहार पॉलिटी तीनों को एक साथ लेके आए, जो कि बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये पूरा वीडियो देख लिए तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ एक ही वीडियो से यहीं से बनेगा दोस्तों। तो इसको ज़रूर के देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो बिना कुछ देरी किए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो पहला है कि बिहार में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो 12 जून 1857 को बिहार में 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया था। फिर है कि बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो देवघर की रोहिणी से हुआ था। कहाँ से? देवघर की रोहिणी से। अब ये जगह कहाँ है दोस्तों। तो अब ये जगह वर्तमान में झारखंड में। तो क्वेश्चन देखिएगा कि तत्कालीन भारत बिहार पूछ रहा है या वर्तमान पूछ रहा है। नेक्स्ट पे बात करते थे दोस्तों कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे दोस्तों। तो पीर अली थे और 3 जुलाई 1857 को इसमें विद्रोह हुआ था। तो वर्तमान बिहार में बोले तो 3 जुलाई पे मारिएगा, और तत्कालीन बिहार पूछे तो वही मारिएगा 12 जून को। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि पटना में 1857 के विद्रोह में कौन अंग्रेज मारा गया दोस्तों। तो डॉक्टर आर लॉयल की हत्या कर दी गई थी अब पीर अली और उसके साथियों द्वारा। नेक्स्ट है कि बिहार में कुंवर सिंह दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो 23 अप्रैल को बिहार में कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है। कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो वीर कुंवर सिंह ने किया। किसने किया दोस्तों। तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। फिर है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे दोस्तों। तो ये जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था दोस्तों। तो ये 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को। एज इट इज़ डेट याद कीजिए। बाबू वीर कुंवर सिंह का अंतिम मुकाबला किसके साथ हुआ था। तो कैप्टन ली ग्रांट के साथ हुआ था। तो अंतिम मुकाबला किसके साथ हुआ था? कैप्टन ली ग्रांट के साथ। फिर है कि 1857 ईस्वी के दौरान आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। तो छापामार युद्ध का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। तो अमर सिंह, जो कि कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह, ये छापामार विद्रोह का नेतृत्व किया था बिहार में। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि जगदीशपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना किसने की। तो अमर सिंह ने जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की। तो अमर सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट है दोस्तों कि अमर सिंह को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था दोस्तों। तो गोरखपुर जेल में। गोरखपुर जेल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि वीर कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। तो रीवा के राजा ने अनुमति नहीं दिया था दोस्तों। रीवा के राजा ने अनुमति नहीं दिया था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि बिहार में किसान सभा का गठन सबसे पहले कब हुआ था दोस्तों। तो 1922 से 23 में हुआ था और मुंगेर में हुआ था। बिहार में किसान सभा का गठन सबसे पहले कब हुआ था दोस्तों। तो 1922 से 23 में हुआ था और मुंगेर में हुआ था। और कौन कौन गठन किया था देख लीजिए कि मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया है। तो शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने। शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। ये सब क्वेश्चन एज इट इज़ पूछता है दोस्तों, तो रट लीजिए इसको। फिर है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ है दोस्तों। तो नवंबर 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ है। तो नवंबर 1929 में हुआ है। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कहाँ हुआ है दोस्तों। तो सोनपुर मेला में हुआ था। कहाँ हुआ है दोस्तों। सोनपुर मेला में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। अब बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे दोस्तों। तो श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ है। तो 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ है। तो 11 अप्रैल 1936 को। तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों। तो लखनऊ में हुआ है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो लखनऊ में हुआ है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। तो प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद चुने गए थे और महासचिव थे एन जी रंगा। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव थे एन जी रंगा थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब दोस्तों। फिर है कि कार्यानंद शर्मा के किस क्षेत्र में प्रमुख किसान के नेता थे। तो ये बार बार पूछता है कार्यानंद शर्मा किस क्षेत्र के प्रमुख किसान नेता थे। तो मुंगेर और बढ़िया ताल। मुंगेर बढ़िया ताल।
फिर है कि राहुल संकृत्यान ने 1939 में कहाँ के किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो अंबारी छपरा में किया था। कहाँ किया था दोस्तों? तो अंबारी छपरा में किया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यदुनंद शर्मा किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे दोस्तों? तो रेवरा सत्याग्रह गया में थे। तो यदुनंद शर्मा किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो गया के याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बर्खास्त आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो बेदखल भूमि को वापस करना था। जो बिहार में हुआ था बर्खास्त आंदोलन, तो बेदखल भूमि को वापस करना था। फिर है कि बढ़िया ताल में बर्खास्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्यानंद शर्मा। बढ़िया ताल में बर्खास्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो कार्यानंद शर्मा ने किया था। नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो तिनकठिया प्रथा थी। तिनकठिया प्रथा में नील की खेती करना पड़ता था। तो तिनकठिया प्रथा में कितने हिस्से पर नील की खेती उगाना अनिवार्य था दोस्तों? तो 3/20 भाग पर। 3/20 भाग मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य थे। और इसी में फिर चंपारण एग्रीगेरियन समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे FG सलाई। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ला ने दिया था। महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था दोस्तों? तो राजकुमार शुक्ला ने दिया था। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसी टाइम दिया था दोस्तों। फिर है कि 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ है दोस्तों? तो बिहार में 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। एक 1912 में हुआ है, एक 1922 में हुआ है। तो 1912 में कहाँ हुआ है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बांकीपुर पटना में हुआ। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ है? तो बांकीपुर पटना में हुआ। और इसकी अध्यक्षता कौन किया दोस्तों? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, RN मधोलकर ने किया था। RN मधोलकर ने किया है। फिर 10 साल बाद 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में हुआ है दोस्तों? तो गया अधिवेशन चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ है, चित्तरंजन दास के। तो 1922 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो गया में हुआ है। और किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसका मुख्य हाथ था दोस्तों? तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था। कभी कभी पूछेगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो 1931 में हुआ है। और किसने किया था दोस्तों? तो गंगा शरण सिंह थे, रामवृक्ष बिनोईपुरी थी और रामानंद मिश्रा थे। फिर है कि बिहार सोशलिस्ट, यहाँ पे बिहार कांग्रेस कर लीजिएगा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के औपचारिक गठन के समय इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के औपचारिक गठन के समय इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। और सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट है कि 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की है? तो मजहरूल हक ने किया था। मजहरूल हक जो कि बिहार में होम रूल आंदोलन के प्रबल समर्थक थे दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बिहार के किस नेता को बिहार केसरी कहा जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है बिहार केसरी। अब बिहार के ये प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908 में हुआ था। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ, पटना में, मजहरूल हक के प्रयास से हुआ था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुआ। बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना 1906 में राजेंद्र प्रसाद के महत्वपूर्ण योगदान से हुआ था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि स्वराज्य दल की बिहार शाखा का गठन कब हुआ दोस्तों? तो 1923 में हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके नेता थे। कब हुआ था दोस्तों? 1923 में। और श्री कृष्ण सिंह इसके नेता थे दोस्तों। तो बिहार में स्वराज्य दल का स्थापना किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह 1923 में। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो 1921 में असहयोग आंदोलन के समय। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के समय हुआ है। फिर दलित वर्ग संघ की स्थापना बिहार में किसने की है? दलित वर्ग संघ की स्थापना बिहार में किसने की है? तो जगजीवन राम। ये इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर मेंस में आया है, FRO में प्री में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि होम रूल लीग की बिहार शाखा का अध्यक्ष कौन थे? तो मजहरूल हक थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ दोस्तों? तो 1927 में हुआ पटना युवक संघ की। बिहार में सबसे पहले कौन यूरोपीय कंपनी आया था दोस्तों? तो यूरोपीय कंपनी सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। भारत में भी सबसे पहले आए थे, तो पुर्तगाली बिहार में भी सबसे पहले आए थे। तो डच व्यापारियों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री का भी स्थापना किया दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1632 ईस्वी में डच ने अपना पहली फैक्ट्री स्थापित किया था 1632 में। वर्तमान में पटना का कौन सा भवन
डच फैक्ट्री का हिस्सा है तो पटना कॉलेज का उत्तरी भवन, अगर पटना कॉलेज जाइएगा तो उत्तरी भवन ये डच फैक्ट्री का हिस्सा था दोस्तों। फिर है कि अंग्रेजों ने पटना में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास कब किया था दोस्तों, तो 1620 में किया था, लेकिन सक्सेस नहीं रह पाया था आलमगंज में, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे। 1620 में किया था लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। अंग्रेजों को पटना में फैक्ट्री स्थापन के लिए वास्तविक सफलता कब मिली, तो 1651 में, 1651 में। तो प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है दोस्तों, उसी हिसाब से आप टिक लगाइएगा। वर्तमान में पटना का कौन सा स्थान अंग्रेजी फैक्ट्री का हिस्सा है दोस्तों, तो देख लीजिए गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों, तो सिद्धू और कान्हू थे, सिद्धू और कान्हू थे, और चांद और भैरव भी थे। चांद और भैरव भी रहेगा तो ये भी ऑप्शन लगाइएगा। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। कब से कब हुआ था दोस्तों, 1855 से 56 में हुआ था। फिर है कि मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह इसी टाइम में 1855-56 में लोटा विद्रोह भी हुआ था, याद रखिएगा। संथाल विद्रोह और लोटा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो यह जानते हैं बिरसा मुंडा ने किया था। 1895 से 1899 के बीच में मुंडा विद्रोह हुआ था। फिर है कि नेक्स्ट पे बात करते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जिन्हें उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था कौन थे दोस्तों, तो मोहम्मद यूनुस थे। तो कभी कभी क्वेश्चन बनेगा बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस थे। बाद में क्या हुआ कि श्री कृष्ण बने थे। नेक्स्ट कहा है कि दोस्तों ये बार बार पूछता है कि चौकीदारी कर के विरोध का आंदोलन बिहार के किस के दौरान चलाया गया था, तो चौकीदारी कर के विरोध में बिहार आंदोलन में किस आंदोलन के दौरान चलाया गया था, तो चौकीदारी आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चलाया गया था कि चौकीदारी कर का विरोध। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो क्योंकि उन्होंने बिहार को बंगाल से अलग करने के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो स्वामी सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है, इससे भी क्वेश्चन पूछेगा। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। चलिए भूगोल से देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न बनते हैं बिहार में, क्योंकि बिहार स्पेशल बिहार दरोगा में ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, तो जो हाईलाइट पूछता है उसी को हम लेके आए। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का 2.86% होता है। कितना है, 2.86%। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है दोस्तों, तो 12वां स्थान है, 12वां स्थान है। फिर है कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 13वां, लेकिन राज्यों में 12वां है। यह ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों, तो 24 डिग्री 20 से याद रखिएगा, उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31, 24 डिग्री से 27 डिग्री 31 तक याद रखिएगा, 24 + 3 ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्तों, तो 83 डिग्री 19 से 88 डिग्री 17। ये हो गया है, देखिए ये हो गया, इसको नीचे वाला को बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार, और यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं देशांतरीय विस्तार। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि बिहार की आकृति कैसी है दोस्तों, तो आपको पता है कि बिहार का मैप है और कभी कभी पूछा जाता तो आयताकार है। नेक्स्ट है कि बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो बिहार ये देखिए बिहार है, बिहार का मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 345 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर है। और फिर बिहार को पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है दोस्तों, तो 483 किलोमीटर। अगर यहाँ बिहार माने तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी चौड़ाई 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि बिहार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, या 53 मीटर या 173 फीट है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि बिहार की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है दोस्तों, तो बिहार की सीमा 3 राज्यों से स्पर्श करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 राज्य से किसके से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से। उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है, तो नेपाल है दोस्तों, आप लोग को पता है। फिर है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था दोस्तों, तो कब अलग हुआ था देख लीजिए, 22 मार्च 1912 को। इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। घोषणा 1911 में हुआ था, याद रखिएगा, घोषणा 1912 में हुआ था, लेकिन 22 मार्च 1912 को अलग हो गया था। नेक्स्ट है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था दोस्तों, तो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि बिहार का वर्तमान स्वरूप झारखंड से अलग होने के बाद कब अस्तित्व में आया, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार का अस्तित्व पूर्ण रूप से आया, जो अभी तक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि झारखंड के गठन के समय बिहार का कितना प्रतिशत भूभाग अलग हुआ है, तो 46% झारखंड में चला गया दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि नेपाल की सीमा को बिहार में कितने जिले स्पर्श करते हैं। तो देख लीजिएगा 7 जिले स्पर्श करते हैं। अगर ये बिहार का मैप है तो ऊपर में जो 7 जिला है ये बिहार से स्पर्श करते हैं। 7 जिले कौन कौन है दोस्तों? नेपाल से 7 जिला स्पर्श करते हैं। कौन कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया और किशनगंज। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार मैप में क्वेश्चन बनता है तो अपने ऐसे याद रख लीजिएगा। पप्पू, सीमा, सुवरिया, किशनगंज, इतना याद रखिएगा। पप्पू, सीमा, सुवरिया, किशनगंज, ऐसी ये याद दिलाने के लिए है। आप ये लोग को गलत वर्ड में मत लीजिएगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा को बिहार के कितने ज़िले से स्पर्श करती है दोस्तों? तो ये 8 ज़िले से स्पर्श करती है। कितने ज़िले से स्पर्श करती है? 8 ज़िले से। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से 8 ज़िला कौन कौन है? तो पश्चिम चंपारण जो होगा, गोपालगंज हो जाएगा, सिवान हो जाएगा, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है बार बार। अभी हाल ही में इन्फोर्समेंट में था कि कौन सा जिला है जो कि झारखंड से राज्य अलग, झारखंड से सटा हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर याद रहेगा तभी बनेगा। फिर है कि पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार का कौन जिला है? तो 3 जिला है, किशनगंज है, पूर्णिया और कटिहार है। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। फिर झारखंड की सीमा से बिहार को कितने ज़िले से अलग करता है दोस्तों? तो 8 ज़िले से इस अलग 8 ज़िले हैं जो टच करता है झारखंड के साथ। वो ज़िला है रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर और कटिहार है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैप है। मैप में आप लोग को देखिए यहाँ पे ये मैप है। ये यूपी का नेपाल बॉर्डर है। नेपाल बॉर्डर से कितना सट रहा है दोस्तों? तो 7 जिला। ये देखिए इधर उत्तर प्रदेश है, ये यूपी है। यूपी से 8 जिला टच कर रहा है। ये देखिए पश्चिम बंगाल है यहाँ तक। पश्चिम बंगाल से 3 जिला टच कर रहा है। और ये देखिए ये वाला जो जिला है झारखंड से 8 जिला है, 8 जिला टच कर रहा है। तो देख लीजिए इसको कौन कौन है, आप ही लोग को देख लीजिएगा। तो पहला यहाँ पे 7 जिला टच कर रहा है, यूपी से 8 जिला टच कर रहा है, पश्चिम बंगाल से 3 जिला टच कर रहा है, झारखंड से कितना जिला कर रहा है? तो 8। 8 8 7 3 याद रखिएगा। यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है दोस्तों। हाल ही में एक्साइज में पूछा गया था कि कौन सा जिला झारखंड से टच नहीं करता। तो इसमें 1 2 करके ऑप्शन दिया था कि गया, नवादा, जमुई, बांका और जमुई, औरंगाबाद। इस तरह से आपको पता रहेगा तो छाटना होगा। अब 1275 मेंस में पूछा गया था, यहाँ से पूछा गया था कि उत्तर से दक्षिण जिला का आरोही क्रम सजाइए, मतलब उत्तर से दक्षिण सजाइए। तो आपको मैप एकदम पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। फिर है कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तों? तो पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन है? पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? गया है, गया है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो कैमूर है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? तो पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? शिवहर है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि बिहार में वर्तमान में कुल कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। और फिर है कि बिहार में कुल कितने जिला है? तो आप लोग को पता है 38 जिला है। और बिहार का 38वां जिला जो नया बना है कौन है दोस्तों? अरवल। और किससे बना है दोस्तों? तो जहानाबाद से कट कर बना है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि बिहार में कुल कितने अनुमंडल है दोस्तों? तो 101 अनुमंडल है। बिहार में कुल कितने अनुमंडल है? 101 अनुमंडल है। कि बिहार की जलवायु किस प्रकार है दोस्तों? तो मानसूनी जलवायु है। अब बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है दोस्तों? तो ये किशनगंज में होता है। किशनगंज में होता है। ये बदलते रहता है हर साल। तो अभी इस बार किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा हुआ है। बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जो उत्तर प्रदेश और नेपाल से दोनों से टच करता है? जैसे कि ये बिहार है, उत्तर प्रदेश और नेपाल, यहाँ पे नेपाल है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। तो दोनों से टच कर रहा कौन सा दोस्तों? तो पश्चिम चंपारण कर रहा है। उत्तर प्रदेश देखिए ये उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से टच कर रहा है। फिर है कि बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से टच करता है। तो देखिए किशनगंज है। किशनगंज ये नेपाल है और ये पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे देखिए किशनगंज पश्चिम बंगाल और इसे नेपाल से दोनों से टच करता है। फिर बिहार का वह जिला जो उत्तर प्रदेश और झारखंड से अलग दोनों सीमा साझा करता है। तो रोहतास। बिहार का वह कौन जिला जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों? तो रोहतास है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि बिहार की सीमा रेखा की कुल लंबाई नेपाल के साथ कितनी है? तो 726 किलोमीटर है। 726 किलोमीटर साझा करता है दोस्तों नेपाल के साथ। फिर है कि बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सा है दोस्तों? सोमेश्वर श्रेणी है। और ये का शिवालिक हिमालय का भाग है। टर्सरी हिमालय या शिवालिक हिमालय का भाग है दोस्तों। बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर श्रेणी है। इसका कितना ऊंचाई है दोस्तों? 880 मीटर है।
नेक्स्ट बात करते हैं कि सोमेश्वर की पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, पश्चिम चंपारण में है। और पश्चिम चंपारण में क्या क्या है दोस्तों, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि बिहार के दक्षिण पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है दोस्तों, तो कैमूर और रोहतास की पहाड़ियाँ है। कैमूर और रोहतास की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में। ये तो कैमूर और रोहतास की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम में है। नेक्स्ट है कि रामनगर दून बिहार के किस हिस्से में है, तो दोस्तों तो उत्तर पश्चिमी हिस्से में रामनगर दून है जो पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बराबर की पहाड़ियाँ किस जिले में है, तो जहानाबाद में बराबर की पहाड़ियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि बिहार के किस जिले में सोना मिलने की पुष्टि हुई है, तो जमुई की करमटिया में। ये बार बार पूछता है कि बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, तो जमुई की करमटिया में और कुछ कुछ मुंगेर में पाया जाता है। फिर है कि पैरेट के उत्पादन में भारत का बिहार में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। लगभग 95% यहाँ पैरेट का उत्पादन होता है। और कहाँ उत्पादन होता है, तो रोहतास में। पैरेट का उत्पादन में भारत का कौन सा बिहार में एकमात्र है जो कि सबसे ज़्यादा पैरेट होता है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा पैरेट बिहार में कहाँ होता है दोस्तों, तो रोहतास में होता है। फिर है कि आमझौर रोहतास किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो पैरेट्स के लिए। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि अभ्रक बिहार के किन जिलों में पाया जाता है दोस्तों, तो नवादा, गया और जमुई में। ये 2213 का मेंस में पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि बॉक्साइट बिहार के किस जिले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो मुंगेर और रोहतास में। तो बॉक्साइट बिहार के किस जिले में मिलता है, तो मुंगेर और रोहतास में मिलता है। नेक्स्ट है कि चूना पत्थर का भंडार बिहार के किस जिले में, तो कैमूर और रोहतास में चूना पत्थर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीमेंट उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल उद्योग क्या है दोस्तों, तो ये चूना पत्थर है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो मुंगेर और रोहतास में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि चीनी मिट्टी के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो भागलपुर मुंगेर चीनी मिट्टी। फिर है कि क्वार्ट्ज खनिज बिहार में कहाँ पाया जाता है, तो मुंगेर और जमुई में क्वार्ट्ज खनिज पाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि बिहार में अग्नि सह पट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो भागल और मुंगेर में अग्नि सह पट्टी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि फेल्सपार बिहार में कहाँ पाया जाता है, तो गया और जमुई में फेल्सपार पाया जाता है। बिहार में मैंगनीज के अवशेष कहाँ मिले हैं दोस्तों, तो मुंगेर और गया में मैंगनीज के अवशेष मिले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सोरा का उत्पादन बिहार के किन जिलों में ऐतिहासिक रूप से होता है, तो सोरा का उत्पादन सारण, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में होता है दोस्तों। और ये बिहार से बिहार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बहुत सारे सप्लाई होते थे। फिर है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है दोस्तों, तो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, बरौनी में। एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ है, बरौनी, जो कि बेगूसराय में है। कहाँ है बरौनी, बेगूसराय में है। कांटी कहाँ है दोस्तों, कांटी थर्मल पावर प्लांट है वो मुजफ्फरपुर में है। कांटी थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है, जो कि बरौनी बेगूसराय में। इसकी स्थापना 1964 में की गया था। और किसके सहयोग से किया गया था दोस्तों, तो रूस से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1964 में हुआ, रूस के सहयोग से हुआ। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि गंगा की उत्तरी सहायक नदियाँ कौन सा है, तो देख लीजिएगा गंगा की जो उत्तरी सहायक नदियाँ हैं ये है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा है। ये नदियाँ हिमालय से निकलती है। तो गंगा की उत्तरी सहायक नदी, जैसे ये गंगा है, गंगा बीच से जा रही, तो उत्तरी सहायक नदी है जो आ रही है कौन कौन है, जो बिहार में बहती है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन सी है दोस्तों, तो दक्षिणी सहायक नदियाँ भी याद रखिएगा। ये गंगा, ये बिहार है तो ये गंगा है, तो दक्षिणी से, ये दक्षिण से जो आ रहा है वो दक्षिणी सहायक नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं दक्षिणी सहायक नदियाँ का, देख लेते हैं कि कौन कौन है। कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, हरोहर और क्यूल है। ये नदियाँ मुख्य रूप से झारखंड के पठार से निकलता है। सोन कहाँ से निकलता है, तो अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि बिहार में गंगा के बारे में देख लेते हैं कि बिहार में गंगा बक्सर जिले के चौसा के पास प्रवेश करती है। उसके बाद बिहार में जो है 12 जिले में प्रवेश होती है, जो कि बिहार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो बिहार में कभी कभी पूछता है कि गंगा जो इंटर कर रही कहाँ से, बक्सर के चौसा में पास प्रवेश करती है। उसके बाद कितना जिला से प्रवाहित हो रहा है दोस्तों, तो 12 जिले पर प्रवाहित होती है। उसके बाद बिहार को 2 बराबर भागों में बांट, तो 12 जिला में जो सबसे ज़्यादा कौन सा जिला में प्रवाहित होती है लंबाई के अनुसार, तो पटना में प्रवाहित होती है। फिर कभी कभी बोलता है कि जो बिहार की सहायक नदियाँ है वो गंगा में कहाँ कहाँ पे मिलती है, वो देख लेते हैं कि कोसी नदी है जो कुर्सेला कटिहार के पास गंगा में मिलती है। कोसी नदी कुर्सेला कटिहार के पास गंगा में मिलती है। महानंदा नदी मनिहारी कटिहार के पास गंगा में मिलती है। महानंदा नदी मनिहारी कटिहार के पास गंगा में मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सोन नदी दानापुर के पास गंगा में मिलती है। सोन नदी दानापुर के पास गंगा में मिलती है। पुनपुन जो है, पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है।
नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि कर्मनाशा नदी चौसा के पास गंगा में मिलती है। चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं कि पॉलिटी के कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन से दोस्तों, तो भोला पासवान थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री थे। फिर है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों, तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी थी, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी। बिहार के सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो सतीश प्रसाद सिंह थे, मात्र 5 दिन के लिए थे। बिहार के सबसे कम अवधि वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह थे, मात्र 5 ही दिन के लिए थे। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड जेम्स चैमियार थे। तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों, तो जेम्स चैमियार ने थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी पटना उच्च न्यायालय की? 1916 में हुआ था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बिहार की राज्य व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। बिहार की राज्य व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, तो उसी प्रकार बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक व्यवस्था है जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों शामिल है। द्विसदनात्मक मतलब होता है कि विधान सभा और विधान परिषद दोनों शामिल है। तो भारत में मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो 6 राज्य कौन कौन से आप कमेंट करके बताइए कि जिसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि स्थानीय स्वशासन बिहार। तो ये बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया था। बिहार भारत का पहला राज्य था जिसमें पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। और कब दिया था दोस्तों, तो 2006 में। कब दिया था? 2006 में। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि विधानसभा सीटें। तो बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीट है और सबसे ज़्यादा है 403 सीट कहाँ है दोस्तों, तो ये है यूपी में। अब बिहार में विधान परिषद है दोस्तों, विधान परिषद 6 राज्य में है। तो एक तो बिहार हो गया, 5 आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ कहाँ विधान परिषद है। तो बिहार में विधान परिषद में कुल 75 सदस्य हैं, 75 सीट है, ये 75 सदस्य होते हैं। फिर है लोकसभा सीटें कितना है बिहार में, तो 40 है, 40 है लोकसभा की सीटें। नेक्स्ट है कि राज्यसभा की सीटें कितने हैं, तो 16 है, राज्यसभा की सीटें 16 है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। अगर प्रथम प्रधानमंत्री बोले तो मोहम्मद यूनिस हो गए, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री को ही मुख्यमंत्री का उस टाइम बोला जाता था। नेक्स्ट है कि प्रथम राज्यपाल स्वतंत्रता के बाद। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, तो स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दौलत रामदास थे। क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद बोले तभी ये क्वेश्चन अप्लाइड होगा। नेक्स्ट है कि प्रथम राज्यपाल क्या है, सर सत्येंद्रनाथ प्रसन्न सिन्हा। वे किसी भी भारतीय राज्य के राज्यपाल बनने वाले पहले भारतीय थे। अगर पहला बोले तो कौन हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएगा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा होगा। 1920 से 1921 के लिए चुना गया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दौलत राम था। ये 15 अगस्त, ये स्वतंत्रता के बाद था, 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक था। फिर है कि प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। वे बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि राज्यपाल जो भारत के राष्ट्रपति बने। बिहार के 2 राज्यपाल ने भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद थे। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे दोस्तों, तो नित्यानंद कानूनगो थे। तो राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। और कब लगा था सबसे पहले राष्ट्रपति शासन, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो 1968 में लगा था, पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था दोस्तों, तो 1968 में। ऐसे भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1951 में ही लग गया था। कब लग गया था, 1951 में। कहाँ लगा था दोस्तों, तो पंजाब में लगा था। तो याद रखिएगा, बिहार में 1968 में लगा है। नेक्स्ट है कि अंतिम 8वीं बार राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल सरदार कौन था दोस्तों, तो सरदार बूटा सिंह थे। जो लास्ट बार लगा था, अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग गया था, और अंतिम बार लगा तो वो कौन था दोस्तों, तो सरदार बूटा सिंह था। 2005 में अंतिम बार लगा था। नेक्स्ट बात करें अभी हाल ही में राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा हुआ है दोस्तों, तो मणिपुर में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कार्यकाली
राज्यपाल, जो कार्यकारी राज्यपाल, जैसे कार्यकारी राष्ट्रपति था तो कार्यकारी राज्यपाल न्यायमूर्ति उज्ज्वल नारायण सिन्हा थे। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि एससी आरक्षण, विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 28 सीटें आरक्षित है। विधानसभा में 243 है तो उसमें एससी अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित है, 38 सीटें आरक्षित है। और एसटी आरक्षण, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है। तो याद रखिएगा टोटल अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 40 सीट आरक्षित है, एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2 सीट, और जो एसटी के लिए 2 सीट है जो कटोरिया और मनिहारी आरक्षित है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर थे। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि बिहार के किस मुख्यमंत्री को जननायक के नाम से जाना जाता है, तो कर्पूरी ठाकुर को। किस मुख्यमंत्री को जननायक के नाम से जाना जाता है, तो कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। बिहार में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, 1968 में। उस टाइम राज्यपाल कौन थे, तो नित्यानंद कानूनगो थे, और मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। फिर है कि बिहार के प्रमुख संगठन, जो कि संगठन बना था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछते हैं दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है दोस्तों, तो 1916 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। और 1917 में क्या होता दोस्तों, तो पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था। पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना 1917 में हुआ था। और 1863 में पटना कॉलेज का स्थापना हुआ था। 1863 में पटना कॉलेज का स्थापना हुआ था, ये याद रखिएगा दोस्तों। फिर है कि बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना 1 अप्रैल 1949 हुआ था, बीपीएससी का। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 3 जनवरी 2000 को हुआ था। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 3 जनवरी 2000 को हुआ था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग स्थापना वर्ष 1994 में। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग स्थापना वर्ष कब हुआ, 1994 में। बिहार राज्य महिला आयोग, इसका गठन 2001 में किया गया है। बिहार राज्य महिला गठन, इसका स्थापना कब किया गया, तो दोस्तों 2001 में किया गया है, याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। बिहार राज्य सूचना आयोग की स्थापना जून 2006 में हुआ है। बिहार राज्य सूचना आयोग की स्थापना जून 2006 में किया गया है, जून 2006 में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का जो वैधानिक दर्जा मिला है 1991 में मिला है, 1991 में मिला है। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुआ है। ठीक है, बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन वर्ष 2007 में हुआ है। बिहार राज्य अनुसूचित जाति गठन 2007 में हुआ है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग गठन वर्ष 2007 में हुआ है। फिर है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापना 6 नवंबर 2007 को हुआ है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापना 6 नवंबर 2007 को हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुआ है दोस्तों, तो 1 अप्रैल 1958 को हुआ है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1958 को हुआ है। नेक्स्ट है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जिसे बीएसईबी कहते हैं, उसका स्थापना कब हुआ है दोस्तों, तो 1952 में हुआ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्थापना वर्ष 1952 में हुआ है। अब बिहार राज्य दुग्ध सरकारी संघ, जिसे कॉम्फेड कहा जाता है, स्थापना 1983 में हुआ है। बिहार राज्य दुग्ध सरकारी संगठन, जिसे कॉम्फेड कहा जाता है, 1983 में हुआ है। चलिए दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं तक था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक अहम बात है कि आप बिहार का जनगणना भी ऊपर आप देख लीजिएगा, कहाँ कि यहीं से भी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो बिहार दरोगा में यहाँ तक ही आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम अपना वीडियो को यहाँ समाप्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद।